हेलो बच्चों, अपन मुगल साम्राज्य के अंदर और मनसबदारी और जागीरदारी पढ़ रहे थे। अब लास्ट में अपन जागीरदारी वाला टॉपिक छोड़ा था कि किसी भी भूमि से लगान प्राप्त करने के लिए या राजस्व अधिकारी को और क्या है कि जिम्मेदारी किसी राज्य के एक अधिकारी या फिर ग्रामीण मुखिया या फिर सरदार को स्थानीय सरदार के माध्यम से दी जाती थी, राजस्व देते थे। उसे क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था। अकबर ने ये जागीरदारी जो प्रथा थी वो क्या कर दी थी? बंद कर दी थी और कितने में 128 परगनों में इसको क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। परगनों को क्या कहा जाता था? सूबा, और सूबे को प्रांत कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी? जब्त कहलाती थी। अगर अपन आगे पढ़े थे कि अकबर के दरबार में अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। अकबर के दरबारी कवि था अबुल फजल ने अकबर की जीवनी, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के, अकबर के जीवन काल में जो जो कार्य अकबर ने किए थे उनके बारे में और अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? अबुल फजल ने लिखी थी, जिसमें किसका वर्णन किया? अकबर के शासनकालीन व्यवस्थाओं का क्या क्या है? वर्णन किया है। ठीक है ना। और इसे क्या कहा गया? आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या कहा गया? आईने अकबरी। इस अकबरनामा को अबुल फजल ने क्या कर दिया? 3 जिल्दों के अंदर, 3 भागों के अंदर और क्या है इसको लिख दी थी। पहली जो जिल्द थी, इस पहली जिल्द के अंदर उसने किसका वर्णन किया है? अकबर के पूर्वजों के बयानों का वर्णन किया है। अकबर के पूर्वजों के बयानों का वर्णन किया। ठीक है, किया। अकबर के समय में जो दरबारी था अबुल फजल, उसने क्या लिखा? अकबर की शासनकालीन व्यवस्थाओं का वर्णन किया। किसमें किया? अकबरनामा में, जिसे क्या कहा गया? आईने अकबरी कहा गया। इसे 3 क्या है? 3 जिल्दों में ये इतिहास लिखा गया। पहली जिल्द के अंदर अकबर के पूर्वजों का क्या लिखा गया था? बयान लिखा गया था। दूसरी जिल्द के अंदर, दूसरी जिल्द में किसका वर्णन किया गया? अकबर के शासनकालीन घटनाओं का वर्णन किया गया। अकबर के शासनकालीन घटनाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, दूसरी जिल्द के अंदर, दूसरे भाग के अंदर क्या है कि अकबर के शासनकालीन घटनाओं का वर्णन किया गया। तीसरी जिल्द में यानी इस अकबरनामा में इतिहास जो था वो 3 भागों में डिवाइड करके लिखा गया। तीसरी जिल्द के अंदर किसका वर्णन किया गया? अकबर के प्रशासन, कि अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। सैनिकों को वेतन कहाँ से मिलता था, कौन देता था, कितने सैनिक थे, ठीक है ना। हाँ, ये सब प्रशासनिक, अकबर के प्रशासन, मंत्री कौन था, ये सब इनका वर्णन। और तीसरी जिल्द के अंदर किया गया है फिर घराने का, अकबर के घराने का और सेना, राजस्व। कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? टोटल मंत्री, ठीक है ना। तो सेना, राजस्व और इसका वर्णन किया गया है साम्राज्य के भूगोल का, और साम्राज्य के
भूगोल क्षेत्र का, ठीक है ना, का वर्णन किया गया। ठीक है। इस जागीरदारी प्रथा के अंदर अकबर ने क्या कर दी थी, बिल्कुल समाप्त कर दी थी और उन क्षेत्रों को 24 परगनों में बांट दिया गया था। उन 24 परगनों को सूबा कहा जाता था, सूबे को प्रांत कहा जाता था। और क्या है कि अकबर ने अपने दरबारी अबुल फजल को यह आदेश दिया था कि वो क्या लिखे, अकबरनामा लिखे, और जिसे क्या कहा गया था, आईने अकबरी कहा गया। और ये इतिहास जो था आईने अकबरनामा के अंदर 3 भागों के अंदर लिखा गया। पहले के अंदर क्या था, अकबर के पूर्वजों का बयान। दूसरी जिल्द के अंदर अकबर के शासनकालीन घटनाओं का वर्णन। और तीसरी जिल्द के अंदर जिल्द में था प्रशासन, उसके घराने का, उसकी सेना का, उसके राजस्व का और उसके साम्राज्य के भूगोल का वर्णन किया गया। अब अगर अपन आगे पढ़ते हैं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, कि अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अबुल फजल के अनुसार अकबर का जो साम्राज्य था वो क्या था, कई प्रांतों में बटा हुआ था। क्योंकि ये बात अकबर को किससे मिलती है, अबुल फजल के द्वारा लिखे गए अकबर नामे से। तो अकबर के काल के अंदर, अकबर के समय में और क्या था, साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ। अब अकबर का कितने में बटा हुआ था, 128 में, ठीक है ना। तो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। जैसे आज अपन एक राज्य को जिलों के अंदर, जिलों को फिर पंचायतों में, ठीक है ना, इस तरह से विभाजित करते हैं, वैसे ही उस समय की ये बटे हुए भाग थे। सूबों का जो सर्वोच्च अधिकारी था, सूबों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था। सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, सूबेदार। ठीक है। सूबों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में क्या होता था, एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे क्या, वो क्या है, दीवान कहलाता था। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता था, वो क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार कहलाता था। और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी धन से संबंधित जानकारी, जो राजस्व प्राप्त होता था, उस राजस्व को प्राप्त करने वाला जो है उसको क्या कहा गया, वित्तीय अधिकारी। ठीक है ना, वित्तीय अधिकारी भी होता था। वित्तीय जो क्या कहलाता था, दीवान। वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था, दीवान कहलाता था। ठीक है। सूबों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था। और वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। ठीक है। नगर में क्या होता था, एक पुलिस अधिकारी भी होता था। नगर में पुलिस अधिकारी होता था।
जिसे कोतवाल कहा जाता था। ठीक है ना, पुलिस अधिकारी होता था जिसे कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, सैनिक और वेतन जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? बख्शी कहलाते थे वो। ठीक है ना, सैनिक और वेतनाधिकारी, जो वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी थे, जो वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी सैनिक को क्या कहा जाता था? बख्शी। वेतनाधिकारी बख्शी कहलाते थे। ठीक है, बख्शी कहलाते थे धार्मिक और धर्मार्थ के लिए, धार्मिक और धर्मदान करने वाले, है ना, धर्मार्थ किए जाने वाले, कार्यों के मंत्री, किए जाने वाले कार्यों के मंत्री क्या कहलाते थे? सदर कहलाते थे। ठीक है, तो सैनिक और वेतनाधिकारी बख्शी कहलाते थे, धार्मिक और धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले वो क्या कहलाते थे? सदर कहलाते थे। अकबर के काल में, देखो, अकबर के काल में क्या था? बड़ी सेनाओं का संचालन में, बड़ी सेनाओं का संचालन किसके द्वारा? अभिजात करते थे, यानी जात के ऊपर जो बड़े रखे जाते थे वो अभिजात करते। ठीक है, इस प्रकार से अकबर की एक प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन आपकी बुक में किया गया है कि किस प्रकार से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी क्या क्या कहलाते थे, इनके बारे में बताया गया है। यही आपका मुगल साम्राज्य खत्म होता है। अगर आपको कहीं फिर कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद जी।